नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ले से। यहां पर हिल काउंसिल ले से 5 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका कहा जाएगा? क्योंकि पिछले ही कुछ महीने पहले वहां के सांसद, जो लद्दाख के सांसद थे चुआंग साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद अब इस तरह से इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर हो रही है? लेह लद्दाख की बात करें, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे न्यूज चैनल के हेड विनोद कुमार जी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे आप इसे कि यकायक भारतीय जनता पार्टी को लेह लद्दाख से काफी झटके मिल रहे हैं? देखिए, एक वाकई में ये बड़ा झटका है और अचीवमेंट कही जा रही थी कि हिल काउंसिल कारगिल में एक उनका मेंबर जीत के आया था। तो बीजेपी वाले टॉल क्लेम कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमने कारगिल में भी शुरुआत की, लेकिन जहां पर उनकी पकड़ थी उस पकड़ को वो संभालने में नाकाम रहे। आपने खुद कहा कि डॉक्टर चिवांग जो एमपी थे उन्होंने रिजाइन दिया पहले, वो एक अपने आप में बड़ा झटका था। वो ऐसी शख्सियत हैं जो इंडिपेंडेंट भी जीतती हैं, लेकिन उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट को फुलफिल करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता नाकाम रहे। दूसरी ओर उन्होंने भी अब अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हुए उसमें सक्रियता से भाग नहीं लिया, जब उनको लगता था कि वो साइडलाइन कर दिया गया। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे उन्होंने सोचा कि अब इसको अलविदा कहना चाहिए, क्योंकि ये उन कमिटमेंट किया गया थी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए या डिवीजन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में लाया जाएगा, वो नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे ही भाजपा को एक बड़ा झटका लगा, उसके साथ साथ एक और आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं वो शुरू हो गए। वहाँ पर हिल काउंसिल में भाजपा की हुकूमत थी, 17 टोटल सदस्य थे, जिसमें से 15 बाहर आ गए, वो अब अल्पमत में हो गई है। अब देखते हैं कि कौन क्लेम करता है, ये 5 लोग किस जाते हैं, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ इसके अंडर आता है या नहीं आता है। अलबत्ता मेरी अभी बात हुई है रविंदर रैना जो स्टेट प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि वो राब्ते में है और कोशिश कर रहे हैं तीनों को मिलाने के, 5 को वापस लाने के लिए। अलबत्ता उन्होंने ये माना है कि इस्तीफे उनके पास पहुंच गए। सर, कहा यह भी जा रहा है कि जो मेन लड़ाई जो देखने को मिल रही है वो सीईसी में जो बदलाव किया गया था, दौरजे साहब बड़े सीनियर थे, उनको इग्नोर किया गया। चुआंग साहब उनको चाहते थे कि ये बने, और नए बन के यम क्या नाम है उनका, उनको यहाँ पे लाया गया। तो ये भी आप सोचते हैं कि हाँ, यहीं से शुरुआत देखने को मिल रही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है पार्टी के अंदर ही वो उभर कर सामने आ रहा है? देखिए, पहली मर्तबा लद्दाख से एमपी की सीट भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, मार्जिन कम था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था। उसके बाद हिल काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर जीत कर आती है और मोदी साहब उनको बुलाते हैं। हाँ, अपने वहां पे दिल्ली में। जी, एक स्टेप और आगे बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश इकाई की खामियां हैं जिसकी वजह से वो इसको समेट नहीं सके। मतलब आपने जीत दर्ज कर ली, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए, उसको इंटैक्ट रखने के लिए जो आपको रणनीति अपनानी चाहिए थी, वहाँ के सीनियर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अगर आप उनको इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली वो समाज ऐसा है, पीस लविंग समाज है और अपने सम्मान के लिए वो सब कुछ करता है। और दूसरा सर ये भी है कि वहाँ के लोग जो नेता हैं वो वहाँ के नेताओं को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ना कि वो स्टेट के नेताओं को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये भी एक चीज़ देखने को मिल रही है, लोकल्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से स्टेट के लीडर्स जाएंगे, अरविंद रैना जी जाएंगे या फिर दूसरे लीडर जाएंगे, वो अपने थोप के आ जाएंगे तो उनको स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, ये बात आपने सच्ची कही है, लेकिन यही स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत थी। वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ से अविनाश राय खन्ना वहाँ पे जाएं, वो नहीं चाहेंगे, लेकिन वहाँ उनको तरजीह मिले, उनको डिसीजन मेकिंग में उनकी पार्टिसिपेशन हो, भागीदारी हो, वो इन चीज़ों की डिमांड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा जुलूस निकाला गया था ये डिविजनल स्टेटस के लिए। हजूम था लोगों का और अभी आधा दिन के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन लोग चाहते हैं, यूनाइट हैं। अगर उनकी डिमांड्स को इग्नोर किया गया तो कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है कि उनकी डिमांड को इग्नोर कर सके। अरविंद रैना जी क्या कह रहे हैं, संभाल लेंगे सब कुछ? उनका चिरपरिचित अंदाज है, सब संभाल लेंगे, कोई झटका नहीं है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान का हाथ तो नहीं है ना? नहीं, इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि संभाल लेंगे, राब्ते में है और आने वाले जब लोकसभा चुनाव में उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, सीट दोबारा निकाल लेंगे। ये उनके चिरपरिचित अंदाज है उनका।
चलिए, ये तो चुनावों में पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर जब चुनाव आएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इसको, ये जो उनके पास संकट आया उससे किस तरह से निपटती है। लेकिन सर, अब दूसरी खबर की ओर रुख करेंगे। महबूबा मुफ्ती, एक्स सीएम, उनका ये कहना और धमकी, एक मैं कहूँगा ये धमकी भरे लहजे में राज्यपाल जी को ये कहना कि अगर आतंकवादियों के परिजनों को तंग किया गया या उनसे पूछताछ की गई तो परिणाम बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे, ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पार्टी के सदस्य जिस तरह से छोड़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं और अपने घर में वो अपने ही सीनियर लीडर्स के निशाने पर हैं, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए अब वो पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। यहाँ पर आपको मालूम है, जो राज्यपाल सिन्हा साहब हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा था कि आतंकवादियों की हिमायती है ये पार्टी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अब थोड़ी सी बौखलाहट भी है। जब सिलसिलेवार लोग रिज़ाइन कर रहे हैं जो बड़े इनके करीबी भी माने जाते थे, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट आ ही जाती है। अपना अस्तित्व को बचाव के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लाजमी हो गया है महबूबा मुफ्ती के लिए कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दें। और ये एटीट्यूड हमने 1999 में देखा था। हमने जब महबूबा मुफ्ती कश्मीर को देखती थी और स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू को देखते थे, और वो 15-15 लोगों की रैली को भी एड्रेस करते थे, तो महबूबा का एटीट्यूड उस वक्त वैसा ही था। और कोई भी मिलिटेंट मरता था, उनके घर में जाना, उनके परिवार वालों को सांत्वना देना। तो उनको लगता है कि अगर 1999 में इतनी ये स्ट्रेटजी अपना करके 2002 में मैं हुकूमत बना सकती हूँ, क्यों ना अब इस वक्त वो स्ट्रेटजी अपनाई जाए। जो टूट रहे हैं, कम से कम बिखर रहे हैं, उनको तो बचाया जा सके। लेकिन राज्यपाल ने आज ठीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बोल के रखा है कि वो मिलिटेंट्स के साथ जो सलूक करना है करें, लेकिन उनके परिवार वालों के साथ किसी तरह की उनको हैरेस करने की कोशिश न करें। लेकिन सर, अगर ये चीज़ें आती हैं सामने कि उनके परिजन को तंग किया जाता है, या जिस तरह से आरोप लगा कि महिलाओं को तंग किया गया एसएचओ को द्वारा, ये एक जांच का विषय है और जाहिर सी बात है जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकी देना, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने शुरुआत में ये सारी चीज़ें बता दी, मजबूरी है। ये धमकी शायद वो मन से ना भी देना चाहते हैं। उनको भी पता है कि आर्मी वाले इतने क्रूअल नहीं होते हैं। आर्मी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम किया है, ऑपरेशन सद्भावना, आप सोच भी नहीं सकते, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और कुछ जो स्कूल्स खोले हैं, पूल्स बना के दिए हैं, वो कभी बनने भी नहीं थे। जो हेल्थ फैसिलिटीज़, जो इनके मेडिकल कैंप्स लगते हैं, उसमें जो फैसिलिटीज़ दी जाती, हो सकता है महबूबा मुफ्ती नहीं भी चाहती है, लेकिन समय की ज़रूरत है, समय की नज़ाकत है कि इस तरह की स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि आपको अपनी पार्टी को बचाना है। सिंपली यही मेथड उनके, मतलब हवा का रुख देख रही है कि किस तरफ हवा का रुख है। डेफिनेटली इस वक्त वो देख रही हैं कि किस तरफ हवा का रुख है, किस तरीके से उस हवा के रुख को अपने इर्द गिर्द लाया जाए, किसी तरीके से थोड़ा बहुत बचाव जो है हो सके। लेकिन एक बयान देना, आपने खुद अभी इस पे एक रिपोर्ट भी बनाई है कि जब गठबंधन में थे और भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती पे ये सरकार चल रही थी, उनके साथ ये चल रहा था, तब इन्होंने बाकायदा लोगों को कहा था कि जब एनकाउंटर्स होते हैं तो वह तो बच्चे क्या वहाँ पे च्युइंगम टॉफीज लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं, तो उस तरह वो हकीकत थी ललित, वो हकीकत थी। जब आप हुकूमत में होते हैं, आपको अपनी आवाम को भी बचाना है, आपको मिलिट्री ऑपरेशन भी चलाने हैं। उस वक्त आर्मी बड़ी अच्छी थी, उस वक्त हमारे सुरक्षा बल बड़े अच्छे थे, ईमानदार। उस वक्त आपको अपने आर्मी को भी डिफेंड करना है, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। अब आप विपक्ष में खुले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उस वक्त मुझे पता है कि कितना रिएक्ट किया था महबूबा मुफ्ती ने। ये बच्चे टॉफी लेने जाते हैं, हालांकि साथ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, वो उनको पकड़ रहे थे कि ऐसा मत बोलो। लेकिन तब वो सच्चाई निकल के आ रही थी, क्योंकि जब एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर आप पत्थरबाजी करोगे, मॉब बना के पत्थरबाजी करोगे, उनको अपनी सिक्योरिटी में गोली चलानी है, यहाँ दूसरी ओर इनकाउंटर हो रहा हो, इनकाउंटर के दौरान अब स्टोन पेल्टिंग होती है, तो बच्चे तो अपने ही कश्मीर के ही मारे जाते हैं, जम्मू कश्मीर के ही बच्चे हैं, अपने बच्चे मारे जाते हैं। अफसोस होता है, लेकिन इन चीज़ों को बढ़ाना नहीं है।
जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, लोगों को समझाना चाहिए। हाँ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों के बीच में पेनिट्रेट करना चाहिए। ये पहले ही अपना आधार खो चुके हैं, अब और इस तरह से उकसा करके बच्चों को आधार बना तो लेंगे, लेकिन आप फिर उस वजूद में नहीं रहेंगे कि आप दोबारा नहीं। क्या इस तरह के बयान हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराते हैं? क्योंकि अब लगातार जो एनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं, सुरक्षा बल जिस तरह से आतंकी और टेररिस्ट को, हार्डकोर टेररिस्ट को ढेर कर रहे हैं, क्या इस तरह के बयान हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराते हैं? देखिए ललित, हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल इतना ऊंचा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ट्रिपल सेंचुरी आप मुझे बताइए कि किस तरीके से उड़ी में जो हुआ था, कितनी बुरी तरीके से जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने किया था, उसके बाद भी मनोबल गिरा नहीं। किस तरीके से पॉलिटिकल पूरे देश भर में ऐसा माहौल बना हुआ है, और कुछ भी कोई भी नेता जिसको गोल स्कोर करना होता है, जिसको जल्दी चीप पब्लिसिटी चाहिए, कुछ भी बोल देता है, देश के खिलाफ बोल देता है। उसके बावजूद भी हमारी आर्मी का मोराल डाउन नहीं हुआ, तो इससे कोई मोराल डाउन नहीं होगा। उन्होंने एसओपी जो बना हुआ है उसके मुताबिक काम करना है। उन्होंने घरों की तलाशी भी लेनी है, नेता जितने बयान देते रहे। हाँ, उन्होंने घरों की तलाशी भी लेनी है, अमन भी लाने की कोशिश करनी है, और उन लोगों को जो कहीं मिसगाइडेड ना हो जाए यूथ, उन लोगों को भी वापस उसी मेन स्ट्रीम में रखना है, ताकि उनकी एनर्जी को राष्ट्र के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सके। सर, एक और खबर पर चर्चा करना बड़ा ज़रूरी है, स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर। जिस तरह से ये जो अर्बन ये जो खुले हुए हैं हेल्थ सेंटर्स, 8 किलोमीटर के दायरे में 15 ये अर्बन सेंटर्स, अगर हम 3 की भी स्ट्रेंथ लगाई डॉक्टर्स की, तो 15 से 45 डॉक्टर्स 8 किलोमीटर के दायरे में। आपको क्या लगता है कि ये सेंटर्स वाकई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बन गए हैं उन पहुंच वाले डॉक्टर्स के लिए जो बाहर अपनी सर्विस देना नहीं चाहते? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और आज हमने बात भी की थी डायरेक्टर हेल्थ को, और डायरेक्टर हेल्थ इस बात को इंडोर्स कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि इसकी ज़रूरत है। लेकिन मैंने उदाहरण दिया पहले भी कि मैंने कहा कि जम्मू में अर्बन एरिया है, और अर्बन एरिया में आपके पास जम्मू की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधीनगर है, सरवाल हॉस्पिटल है, फिर मेन हॉस्पिटल है, आपका जीएमसी मेडिकल कॉलेज है, बच्चों के लिए एसएमजीएस है। इन सब के होते हुए मुझे कोई रेलेवेंस नहीं लगता है कि आप इवनिंग क्लिनिक खोलें। फिर इवनिंग क्लिनिक खोलने के साथ साथ आप उस स्ट्रेंथ को देखें कि किस तरीके से वो लोग कितने लंबे समय से, वो डॉक्टर सारे 8 किलो के दायरे में, रेडियस में ही, कोई गांधीनगर से पांतीर्थी हो जाएगा, पांतीर्थ से इधर नानक नगर हो जाए, इसी एरिया में घूम रहे हैं। और सबको पता है कि वो रसूखदार लोग हैं, उनकी सेटिंग है, कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग है, और जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। लेकिन आज भी फार फ्लंग एरिया में लोग डॉक्टर्स को तरसते हैं। आज हमने पंच से बात की, कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। तो ये जो डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, एचआरए भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कुछ पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट की गलत होती हैं। जो फार फ्लंग एरिया में काम करे उसको एचआरए ज़्यादा दिया जाना चाहिए, उसको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, लेकिन जो शहर में काम करता है उसको महंगाई भत्ता दिया। सर, आपको क्या लगता है कि हाई अथॉरिटीज को पता नहीं है, या फिर ये नेक्सस? मैं कह रहा हूँ एक बड़ा नेक्सस है, अपने लोगों को अब्लाइज करने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स को अब्लाइज करने के लिए, उनकी बीवियों को अब्लाइज करने के लिए ये सारे 15 के 15 इवनिंग सेंटर्स खोले हुए हैं। सच्चाई तो ये है कि मुझे नहीं लगता है आज अफोर्ड कर सकते हैं, शहर में रहने वाले लोग 300 रुपया फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, और वो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एचओडीज भी हों, आप तो मानेंगे नहीं, लेकिन एचओडीज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि तो ये भी तो करते होंगे ना? जी बिल्कुल, एचओडी भी प्रैक्टिस करते हैं, और ये भी करते होंगे शायद, इनकी ड्यूटी हार्स इधर चल रहे होंगे और बैठे अपने क्लिनिक में होते होंगे। कहीं ना कहीं इसको कर्व करने की ज़रूरत है। ये सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, समाज को भी इसके लिए खड़ा होना चाहिए। एक छोटे से मुफाद के लिए आप किसी के साथ धोखा करते हैं, ये धोखा ही है। जो फार फ्लंग एरिया में लोग रहते हैं, क्या उनको राइट नहीं है? उनके साथ हम धोखा कर रहे हैं। हम अपने चंद पैसे बचाने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हम सिटी में जमे हुए हैं। 3 साल गांधीनगर लगाते हैं, नानक नगर लगाते हैं, फिर 5 साल उधर लगाते हैं, इसी सर्कल में घूमते रहते हैं। नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, उस पर जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर ही नहीं चाहते जांच हो। जो आज उनका एटीट्यूड मैंने देखा, वो नहीं चाहते हैं जांच हो, वो इंडोर्स करते हैं। और हमने ये भी देखा कि डॉक्टर वहाँ से मिसिंग थे, डॉक्टर एब्सेंट थे, पैरामेडिकल स्टाफ भी एब्सेंट था। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।
तो दर्शकों, हम इसी तरह से बड़ी बड़ी खबरों पर अपने चैनल हट के साथ आपको बताएंगे कि इस खबर के पीछे हकीकत क्या और क्या इसका असर पड़ता है सोसाइटी में। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।